हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग डोज अप के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन लास्ट वीडियो के अंदर बात कर रहे थे किसके बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब फार्मा यानी कि ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, यानी कि अपन बात करते हैं ड्रग के मूवमेंट के बारे में। और मैंने आपको इसके 4 स्टेप बताए थे, कौन कौन से। इसकी मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी, क्या, आदमी, ADME। कौन सी ट्रिक बताई साहब, आदमी। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि आदमी ड्रग के लिए क्या कर रहा है, यही आपका क्या कहलाता है साहब, फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। तो अपन ने कल बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में बात करी थी किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर दी साहब, एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है साहब। और एब्जॉर्प्शन के बाद में जो अगला स्टेप आता है, अगला जो आपका मूवमेंट आता है, वो आपका क्या आता है साहब, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा आता है साहब, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ये बात आप यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो ये बात तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके भाई साहब आते हैं रील वाले, उनको भी पता है। आपने रील देखे होगी, एक पर्सन होता है जो कि पेट से उल्टा लटक रहा होता है, तो उसको बोलते हैं भाई साहब आप उल्टा क्यों लटक रहे हो। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसको, भाई साहब आप उल्टा क्यों लटक रहे हो। तो वो रिप्लाई क्या देता है कि मैंने सर दर्द की गोली खाई है, सर दर्द की गोली खाई है। तो वहां पे जाने के लिए ये गोली सर तक पहुंच जाए, वहां पे जाके एक्शन करे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा लट रहा हूं। यानी कि भाई साहब को ये बात तो पता है कि सर दर्द की गोली कब काम करेगी, जो आपके सर के अंदर पहुंचेगी, आपके हेड के अंदर पहुंचेगी। तो कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो दवाई है ना वो सब कहां तक पहुंचनी चाहिए, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचनी चाहिए। कहां तक पहुंचनी चाहिए साहब, टारगेट ऑर्गन तक, है ना। यानी कि ड्रग की टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में, आई होप समझ में आया होगा। यानी कि द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू रीच द टारगेट ऑर्गन, यानी कि ड्रग के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है साहब। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो साहब डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितने प्रकार का होता है, बोले साहब 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा होता है आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनर का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात ये है, यानी कि आपने ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर किया। आपने ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर किया, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और उसके टारगेट जो ऑर्गन है ना, वहां की दूरी क्या होनी चाहिए साहब, कम होनी चाहिए। इसको अपन क्या बोल देंगे साहब, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे साहब, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें एग्जांपल, लोकल एक्शन इन द जीआई सिस्टम। क्या बोला है मैंने, लोकल एक्शन इन द जीआई सिस्टम, यानी कि आपके हो रहा है एब्डोमिनल पेन। क्या हो रहा है साहब, एब्डोमिनल पेन। आपने टेबलेट खाई, डाइसाइक्लोमाइन आती है, कॉमनली मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है साहब। तो एब्डोमिनल पेन के लिए आपने क्या खाई, टेबलेट खाई। टेबलेट खाने के बाद में उसका एक्शन भी क्या होगा साहब, आपके एब्डोमेन के अंदर होगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे साहब, क्या बोल देंगे, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ड्रग को काम करने के लिए छोटा रास्ता तय करना पड़े, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा अपन बोल सकते हैं कैसे, किसी एक पेशेंट है जिसको क्या क्या हो रखा है साहब, अस्थमा। क्या हो रखा है साहब, पेशेंट को अस्थमा हो रखा है। तो अस्थमा के लिए आपने क्या किया, इनहेलर दिया, कौन सा, साल्बुटामोल, ब्रोंको डायलेटर, है ना। डायरेक्टली आप कहां पे गया, वो लंग्स के अंदर, और लंग्स पे जाने के बाद उसने वहीं पे एक्शन किया। इसको अपन क्या बोल देंगे साहब, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है साहब। अगला अगला आपका कौन सा आता है साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा आता है साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, यानी कि जो पाथवे है, कौन सा पाथवे साहब, कौन सा पाथवे, कौन सा पाथवे, कौन सा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा साहब, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आपका जो टारगेट ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है साहब, टारगेट ऑर्गन, जहां पर उसको क्या करना है, काम करना है। क्योंकि उसको जो वहां पे जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे साहब। क्या बोल देंगे, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने कोई टैबलेट खाई, कौन सी साहब, कोई सी भी आपने टैबलेट खाई, है ना, वो कहां पे जाएगी साहब, सबसे पहले जीआई सिस्टम के अंदर जाएगी साहब। कहां पे जाएगी, जीआई सिस्टम के अंदर। ठीक है। और मैंने आपको कल भी बताया था, जीआई सिस्टम में जाने के बाद में, जीआई सिस्टम में जाने के बाद में आपकी जो ड्रग है उसका क्या होगा, पहले साहब एब्जॉर्प्शन होएगा। कहां पे होएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। सबको पता है इंटेस्टाइन मेजर साइट होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन की। अरे यस और नो, बोले साहब बिल्कुल यस सर। ठीक है साहब। जीआई सिस्टम में
जाने के बाद में आपकी जो दवाई है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां पे जाएगी साहब, लीवर में। कहां पे जाएगी साहब, लीवर में। लीवर से कौन सी वेन आपकी, इंफीरियर वेना केवा। कौन सी साहब, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के द्वारा साहब कहां पे जाएगी, बोले साहब हार्ट के अंदर जाएगी। कहां पे जाएगी साहब, हार्ट के अंदर। एंड हार्ट से जाने के बाद में कहां पे चली जाएगी आपकी दवाई, टारगेट ऑर्गन तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी, टारगेट ऑर्गन तक। यानी कि ये आपका जो पाथवे है शुरू कहां से हुआ है, जीआई सिस्टम से। कहां से स्टार्ट हुआ है साहब, जीआई सिस्टम से। एंड कहां पे हुआ है, टारगेट ऑर्गन तक। कहां पे एंड हुआ है साहब, टारगेट ऑर्गन पे। यानी कि बहुत बड़ा पाथवे इसने तय किया यहां तक आने के लिए, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल देंगे साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू रीच द टारगेट ऑर्गन, यानी कि दवाई की टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। कितने प्रकार का होता है, बोले सब 2 प्रकार का। कौन कौन सा, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है, रास्ता कम है ना, पाथवे कम तय करना पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है साहब, और पाथवे ज्यादा तय करना पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल देंगे साहब, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में बात करते हैं साहब, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हैं साहब, अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ब्लड सप्लाई। क्या बोलते हैं साहब, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई यानी कि आप ये समझिए आपका डिलीवरी बॉय। क्या मतलब, डिलीवरी बॉय। यानी कि सीधी सी बात है, जहां पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या, यानी कि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो गया साहब, ज्यादा। सीधी सी बात है। आगे बात समझ में, नोट्स के अंदर मैंने मेंशन में किया है, द ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम ऑफ द टारगेट ऑर्गन, है ना, अफेक्ट हाउ क्विकली द ड्रग रीच इट, है ना। यानी कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है टारगेट ऑर्गन के लिए। कहने का मतलब, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी होएगा, पहले होएगा, ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, दूसरा अपन बात करते हैं साहब, क्या, प्रेजेंस ऑफ बैरियर। दूसरा फैक्टर आपका कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ बैरियर। यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं बैरियर को एक तरह से गेटकीपर। क्या बोल सकते हैं साहब, गेटकीपर। गेटकीपर क्या काम करता है, गेटकीपर क्या काम करता है, किसी भी अनवांटेड पर्सन को आने से रोकता है। ऐसे आपके क्या होते हैं, आपका बैरियर होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका बी है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर। आगे बात समझे, एक आपका कौन सा बैरियर होता है साहब, प्लेसेंटल बैरियर। ये क्या करते हैं, ड्रग की एंट्री को रोकते हैं, है ना। तो यानी कि अगर बैरियर ज्यादा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा साहब, कम होएगा। ठीक है साहब, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, कैपिलरी परमिएबिलिटी। किसके बारे में बात करते हैं, कैपिलरी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इसका मतलब आप ये लगाइए, एक तरह से जो जाली होती है। आगे बात समझ में, यानी कि किसी ड्रग की कैपिलरी, किसी ऑर्गन की कैपिलरी परमिएबिलिटी अगर ज्यादा है, आगे बात समझ में, किसी ऑर्गन की कैपिलरी परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब क्या होएगा, पुलिस सब बिल्कुल ज्यादा होएगा। आगे बात समझ में, यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में, अगला अपन बात करते हैं साहब किसके बारे में, किसके बारे में बात करते हैं साहब, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। किसके बारे में बात करते हैं साहब, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब आप क्या समझिए, एक तरह से ये समझिए, जैसे आप होटल के अंदर जाते हैं ना, चेक इन चेकआउट करने वाला, वही सीन है। आगे बात समझ में, यानी कि कुछ दवाइयां होती हैं वो पहले कहां पे जाएंगे, आपके हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, है ना, उसको महंगा वाला रूम चाहिए। कहने का मतलब यही है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन। हाईली वेस्कुलर ऑर्गन का मतलब समझ गए ना, जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, पहले वहां पे जाएंगे। अगर वहां पे ठीक है, और कुछ दवाइयां क्या होंगी आपके वहां पे ब्लड सप्लाई कम है, वहां पे बाद में जाएंगी। आगे बात समझे, यानी कि पहली प्रायोरिटी उसकी क्या रहेगी, महंगे वाला रूम। अगर वो नहीं मिलता है तो आप कहां पे जाएंगे साहब, सस्ते वाले रूम के पास में। तो कहने का मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, पहले वो दवाइयां आपकी कहां पे जाएंगी, जहां पे क्या है साहब, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स के पास में जाएंगी। कहां पे जाएंगी, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, है ना। और उसके बाद आपकी कहां पे जाएंगी साहब, वो लेस वेस्कुलर टिश्यूज के पास में। आगे बात समझ में, तो अपन बात करिए साहब किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग के बारे में। कितने फैक्टर बताए,
है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के फैक्टर्स के बारे में अपन बात कर रहे थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। सबसे पहला फैक्टर बताया मैंने आपको कौन सा, ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब क्या होएगा, ज्यादा होएगा। दूसरा अपन बात करी थी प्रेजेंस ऑफ बैरियर, बैरियर ज्यादा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे क्या होएगा, कम होएगा। आगे अपन बात करते किसके बारे में, कैपिलरी परमेबिलिटी, किसके बारे में बात कर दी सब अपन ने, कैपिलरी परमेबिलिटी के बारे में, ठीक है। यदि किसी ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी ज्यादा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सब क्या होएगा, ज्यादा होएगा, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ड्रग पहले कहां पे जाती है साहब, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स के पास में, ठीक है साहब। उसके बाद आप ड्रग आपकी कहां पे जाती है, लेस वेस्कुलर ऑर्गन्स के पास में जाती है, ठीक है साहब। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन ने पहला स्टेप किया था कौन सा, एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप पढ़ा था अपन ने कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आपका अनदर स्टेप है आपका कौन सा साहब, मेटाबॉलिज्म। कौन सा स्टेप है साहब आपका, अनदर स्टेप आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है साहब। और मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था साहब मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो अपन ने कल पढ़ा था क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तब मैंने आपको किसके बारे में भी बताया था, मेटाबॉलिज्म के बारे में भी बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म का मतलब सीधा से मैंने आपको बताया था ड्रग की कंपोजिशन के अंदर क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना, या फिर अपन बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस हो जाना, कंपोजिशन के अंदर चेंजेस हो जाना, क्या कहलाता साहब, मेटाबॉलिज्म। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है क्या, द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, ठीक है साहब। क्या कहलाएगा, द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, क्या कहलाएगा साहब, मेटाबॉलिज्म। पर्पज क्या होता है, पर्पज क्या होता है, पर्पज इसका ये होता है कि आपकी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है ना, वो साहब कहाँ किसके अंदर चेंज हो जाएगी साहब, वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है साहब। क्यों क्यों जरूरी है, वाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है, देखिए मैंने आपको बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स जो स्टेप है वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपने ड्रग ली बॉडी के अंदर, ड्रग को आपने एडमिनिस्टर किया, सबसे पहले उसका क्या हुआ साहब, एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में उसका क्या हुआ, क्या हो गया साहब, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बॉडी टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गई, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गई तो यानी कि बॉडी ने अपना काम कर दिया, है ना साहब, ठीक है। तो बॉडी ने अपना काम कर दिया तो उसके बाद उसको क्या कराना पड़ेगा, एक्सक्रिएट कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, एक्सक्रिएट। अब चूंकि मैंने आपको बताया था मोस्टली दवाइयां कैसी होती है आपकी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है साहब, कैसी होती है आपकी दवाइयां, लिपिड सोल्यूबल, है ना, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगी। और मैंने आपको बताया था ऑल द बॉडी मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है साहब, फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड बन रहा है। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के अंदर भी बताया था कि आपकी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है ना वो आपकी बेटर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है साहब। अगर सीधी सी बात है, अब आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग कहां पे जाएगी साहब, किडनी के पास में जाएगी। किडनी के पास में जाएगी क्यों साहब, एक्सक्रिएट होने के लिए। क्यों जाएगी साहब, एक्सक्रिएट होने के लिए। बट अगर ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग रही तो किडनी के द्वारा इसका दोबारा से क्या कर लिया जाएगा साहब, रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा साहब, इसका रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि अपन जो काम करना चाह रहे थे ना, ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करवाना चाह रहे थे, वो आपका काम नहीं होएगा। आगे बात समझ में, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। यानी कि जैसे ड्रग ने काम किया, ड्रग ने काम किया, काम होने के बाद में यानी कि अब अपने बॉडी के अंदर ड्रग का कोई काम नहीं है, वो अपने लिए क्या बन चुका है साहब, एक तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट बन चुका है। क्या बन चुका है साहब, मेटाबॉलिक वेस्ट। और वेस्ट का मतलब क्या होता है सर, कचरा एक तरह से। आगे बात समझ में, और कचरे को जितना जल्दी बाहर फेंक दिया जाए अच्छा रहता है। तो इसलिए इस कचरे को बाहर निकालने से पहले की जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ना वो होती है आपकी मेटाबॉलिज्म। आगे बात समझ में, देखिए यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर इजीली रीएब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आगे बात समझ में, यानी कि आपको जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होंगी ना वो किडनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या कर ली जाएंगी, रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। इसलिए इससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको मेटाबॉलिज्म कराना इसका जरूरी होता है। आगे बात समझ में, आगे अपन बात करते हैं साहब इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। किसके बारे में बात करते हैं साहब, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म के बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला मैंने आपको जो अभी समझाया, इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन नाम से मतलब समझ में आ रहा है, इनएक्टिवेशन यानी कि अपन उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। तो कहने का मतलब ये, मोस्ट एक्टिव ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबॉलिट्स लाइक मेटाबोलाइट्स लाइक आइब्यूप्रोफेन। कहने का मतलब है आइब्यूप्रोफेन आपकी कौन सी ड्रग है साहब, पेन किलर है। कौन सी दवाई है साहब, पेन किलर है। आगे बात समझ में, यानी कि आपने दवाई दी, उसने अपना काम कर दिया, काम करने के बाद में वो अपने लिए क्या बन चुकी है, एक
मेटाबॉलिक बेस्ड बन चुकी है, इसलिए अपन उसको क्या कर देंगे साहब, इनएक्टिव कर देंगे। और इनएक्टिव करने के बाद में वो आपकी क्या हो जाएगी साहब, बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी। ठीक है साहब। दूसरा है आपका क्या, एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग। एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग, बात समझिए, प्रोड्रग है ना, बात करते हैं अपन किसके बारे में, प्रोड्रग। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, ये दवाइयां ऐसी होती हैं अपन इसको जो बॉडी में जब एडमिनिस्टर करते हैं ना, उस टाइम पे ये होती हैं सब आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। कैसी फॉर्म में होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। और इनको काम कराने के लिए मेटाबॉलिज्म के द्वारा इनको क्या किया जाता है सब, एक्टिव किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। आगे बात समझे, तब जाके अपना ये एक्शन परफॉर्म कर पाएंगी। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया साहब, लेवोडोपा। क्या हो गया साहब, लेवोडोपा। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने लिखा है एन इनएक्टिव ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव वर्किंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि ये जो दवाइयां हैं ना, बाहर से अपन इनको कौन सी फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे साहब, इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। कौन सी फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे साहब, इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। आगे बात समझ में है ना, बॉडी में जाने के बाद ये क्या होंगी साहब, एक्टिव होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेवोडोपा कन्वर्ट्स टू डोपामिन, है ना, यानी कि अपन क्या देंगे, लेवोडोपा देंगे इनएक्टिव फॉर्म में। लेवोडोपा आपकी कैसी फॉर्म है साहब, इनएक्टिव फॉर्म में। बॉडी में जाने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ये डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है साहब। अगले इफेक्ट के बारे में अपन बात करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग। यानी कि आपकी जो कुछ दवाइयां होती है ना, वो मेटाबोलाइट्स के थ्रू काम करती हैं। किसके थ्रू काम करती है साहब, मेटाबोलाइट्स के थ्रू काम करती हैं। जैसे आपकी डाइजिपम, कौन सी हो गई साहब आपकी, डाइजिपम। मैंने ये भी लिख रखा है, देखो लिख रखा है नोट्स के अंदर, एन एक्टिव ड्रग इज चेंज इनटू द अनदर एक्टिव फॉर्म प्रोलोंगिंग इट्स इफेक्ट। यानी कि इससे इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, है ना। दूसरी आपकी अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें तो अपन बोल सकते हैं क्या, डिजोक्सिन। क्या बोल सकते हैं साहब, डिजोक्सिन। डिजोक्सिन भी क्या करती है, आपके एक्टिव मेटाबोलाइट्स के थ्रू काम करती है। ठीक साहब। अगला अपन बात करते हैं क्या, टॉक्सिसिटी चेंजेस। क्या बात करते हैं साहब अपन, टॉक्सिसिटी चेंजेस। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो क्या करता है, आपकी सेफ ड्रग को किसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है साहब, एक टॉक्सिक ड्रग के अंदर भी क्या कर सकता है साहब, कन्वर्ट कर सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल ही रहे, नहीं साहब, वो आपके लिए कभी कभी क्या भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है कि नहीं। अरे बोलो यस और नो। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन दवाई कौन सी आपकी, पैरासीटामोल। कौन सी दवाई साहब, पैरासीटामोल, है ना। मेटाबॉलिज्म के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है ये, टॉक्सिसिटी। यानी कि जो इसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे ना, वो आपके लीवर को डैमेज करते हैं। इसको अपन बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं साहब, हिपेटोटॉक्सिक। ठीक है साहब। तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगला टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला है आपका जेनेटिक वेरिएशन। यानी कि हर किसी पर्सन का डीएनए अलग अलग होता है, हर किसी पर्सन के जीन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है ना, जेनेटिक डिफरेंस, वो क्या करता है साहब, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। आगे बात समझ में। दूसरा आपका एज। कौन सा हो गया आपका, एज। यानी कि आपकी जो न्यूबॉर्न बेबी है, ऐसा बच्चा जो कि अभी अभी इस दुनिया के अंदर आया है, और आपके एल्डरली यानी कि आपके जो बड़े बूढ़े है ना, आपके बाबा दादा साहब है ना, दादाजी, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है ना, वो क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, अपनी तुलना में, क्योंकि अपन तो किसकी एज के हैं साहब, यंग एज के। आगे बात समझ में। अगला लीवर डिजीज। कौन सा साहब, लीवर डिजीज। यानी कि मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है साहब, लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। अब आपकी जो मेटाबॉलिज्म करने वाली मशीन है, मशीन कौन सी है, वो आपकी लीवर है साहब। ठीक है। यदि इसी के अंदर ही आपकी क्या हो गई, बीमारी हो गई, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी साहब, कम हो जाएगी। मैंने लिखा है इसके अंदर, डैमेज टू द लीवर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स एबिलिटी टू ब्रेक डाउन केमिकल्स। आगे बात समझ में। अगला कौन सा है आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, या तो आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को क्या कर सकते हैं साहब, बढ़ा सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड अप और स्लो डाउन, या फिर वो क्या कर सकते हैं साहब, कम कर सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका क्या, बॉडी टेम्परेचर, है ना साहब। आपकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो भी क्या करता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। लास्ट है आपका सेक्स। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर
एंजाइम एक्टिविटी की वजह से दोनों के अंदर आपका जो ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो रेट होगी ना वो अलग अलग होगी साहब, ठीक है। तो अपन ने 4 स्टेप पढ़े थे किसके, फार्माकोकाइनेटिक्स के, कौन कौन से, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के बारे में अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। क्या होता है साहब एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन साइट से कहां तक पहुंचने की साहब, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की जो एबिलिटी होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं साहब, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, ड्रग की टारगेट ऑर्गन तक जो पहुंचने की जो एबिलिटी होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं साहब, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था, ड्रग की केमिकल चेंजेज हो जाना, ड्रग की कंपोजिशन में केमिकल चेंजेज हो जाना क्या कहलाएगा साहब, मेटाबॉलिज्म। आगे बात समझ में। और आपका लास्ट स्टेप बचा है कौन सा, एक्सक्रीशन। क्या बचा है साहब, एक्सक्रीशन, यानी कि ड्रग ने आपका अपना काम कर दिया है, ठीक है साहब। और ड्रग ने अपना काम कर दिया है तो अपने लिए अब वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है। क्या है साहब, मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट को जितना जल्दी बॉडी से क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, आउट कर दिया जाए, उतना ही क्या रहता है अपने लिए बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज ये बॉडी के अंदर क्या कॉज करेंगे साहब, टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, ठीक है। और एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है साहब, एक्सक्रिएशन कहलाता है। और चूंकि अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, फार्मेकोलॉजी के बारे में, है ना। और फार्मा में अपन किसके बारे में बात करते हैं, ड्रग के बारे में। तो अपन इस यहाँ पे अपन किसके बारे में पढ़ेंगे साहब, ड्रग एक्सक्रिएशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे साहब, ड्रग एक्सक्रिएशन के बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए, excretion is defined as the process of removing drug molecules and their metabolites from the body। यानी कि बॉडी से ड्रग के मॉलिक्यूल्स को और उनके मेटाबोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है आपका, एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से रूट हैं जिसके द्वारा ड्रग का क्या होता है साहब, एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहला आपका किडनी, है ना। कितनी किडनी होती है बॉडी के अंदर, 2 किडनी होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, रीनल रूट अपन इसको अपन बोल सकते हैं, है ना, किडनी। तो किडनी जो होता है ना वो आपका क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट होता है किसी भी ड्रग के एक्सक्रीशन का। आपने देखा होगा जब आप दवाइयां खाते हो, जैसे आप मल्टीविटामिन की टेबलेट्स खा रहे हो, है ना, शाम को आपने मल्टीविटामिन की टेबलेट खाई, सुबह आप देखोगे आपका जो यूरिन है वो कैसे कलर का हो जाएगा भाई साहब, कैसे कलर का हो जाएगा, येलो इस कलर का हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा पीला पीला सा हो जाता है ना। उसके बाद अगला कौन सा रूट होता है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यानी कि फीकल मटेरियल के थ्रू भी आपका क्या होता है, ड्रग का एक्सक्रिएशन होता है ना। जैसे आपकी एग्जांपल एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, कोई बात नहीं। और आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, आयरन। क्या याद रखना है साहब, आयरन, ठीक है। आयरन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब आप आयरन खा रहे हो, क्या खा रहे हो साहब, आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो आप, आयरन की टैबलेट्स ले रहे हो, ठीक है। तो आयरन की टैबलेट्स जब आप ले रहे हो ना, तो आयरन क्या करेगी, आपका जो फीकल मटेरियल है, आपका जो स्टूल है ना, उसका कलर साहब कैसा करवा देगा, कैसा करवा देगा, डार्क ब्लैकिश कलर। कैसा करवा देगा आयरन, आपके स्टूल का कलर डार्क ब्लैकिश कलर करवा देगा। आगे बात समझ में, किसका, स्टूल का। इसलिए जब भी अपन पेशेंट को आयरन की टेबलेट्स देते हैं तो उसको बताना है क्या, कि भाई साहब और भाई साहब, है ना। यदि सुबह आप अपने स्टूल का कलर कैसा पाओ, ब्लैकिश कलर का पाओ, तो डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना कतई नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग है। जब तक आप आयरन की टेबलेट्स लोगे, आयरन की सिरप लोगे, तब तक आपको क्या रहेगा, क्या रहेगा, आपका स्टूल का कलर ब्लैकिश आएगा। आगे बात समझ में। अगला लंग्स, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए लंग्स, लंग्स के अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, आपने देखा होगा भाई साहब, आप यदि किसी सफर में जा रहे हो और आप किसकी बगल में बैठ गए, किसी बेबड़े इंसान के बगल में बैठ गए, उसने क्या कर रखा है साहब, ड्रिंक कर रखी है ना, अल्कोहल पी रखी है, तो आपको बढ़िया भीगी भीगी सी, भीनी भीनी से खुशबू आएगी, है ना। मैंने लिख रखा है यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। यानी कि जो पर्सन अल्कोहल पीता है ना, अल्कोहल पीता है, तो उसके लंग्स के थ्रू, उसके रेस्पिरेशन के थ्रू, उसकी सांस में बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है ना, है कि नहीं। अरे यस और नो बोलो, बिल्कुल यस सर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना साहब, बिल्कुल साहब। आगे अपन बात करते हैं क्या, स्किन। किसके बारे में बात करते हैं साहब, स्किन। कुछ दवाइयां होती हैं आपकी जो कि स्वेट के थ्रू निकलती हैं, कौन सी, है ना, कुछ दवाइयां होती हैं जो कि आपके किसके थ्रू निकलती हैं साहब, स्वेट के थ्रू। जैसे आपकी रिफाम्पसिन, है ना, रिफाम्पसिन, ठीक है। रिफाम्पसिन अपन किसके लिए काम में लेते हैं साहब,
ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाले पेशेंट के लिए काम में लेते हैं, है ना। और क्या याद रखना है साहब, रिफाम्पिसिन से बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। R4 रिफाम्पिसिन, R4 क्या करवा देती है, ये रेड ऑरेंज कलर ऑफ बॉडी सिक्रेशन, यानी कि आपके बॉडी के जितने भी सिक्रेशन है ना, वो क्या करवा देगा, ये क्या करवा देगी साहब, रेड ऑरेंज कलर के क्या करवा देगी, सिक्रेशन कर देंगी। आगे बात समझ में, किसकी वजह से होगा साहब, ये रिफाम्पिसिन की वजह से। यानी कि एक पर्सन जो कि क्या ले रहा है, रिफाम्पिसिन ले रहा है, तो उसका पसीना भी कैसा आएगा, गुलाबी, हाँ गुलाबी आंखें, वही वाला, है ना। ठीक है, तो आपका जो पर्सन क्या ले रहा है, रिफाम्पिसिन ले रहा है, तो उसकी जो स्वेट होगा ना, उसका जो यूरिन होगा ना, वो भी किस कलर का आएगा साहब, रेड ऑरेंज कलर का आएगा। आगे बात समझ में। अगला है आपका ब्रेस्ट मिल्क। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके किसके थ्रू सीक्रेट होती हैं, किसके थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी होती हैं, है ना। तो इसलिए इन दवाइयों को किसको नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर को साहब कतई नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। आगे बात समझ में। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई साहब किसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। आगे बात समझ में। एंड आपका लास्ट रूट है आपका कौन सा, सीमन ना। कुछ दवाइयां हैं आपकी, कुछ दवाइयां हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनका एक्सक्रीशन किसके द्वारा भी होता है साहब, सीमन के द्वारा भी होता है, जैसे आपका निकोटिन। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे आपका फार्माकोकाइनेटिक्स हुआ साहब कंप्लीट। ठीक है साहब, अपन पढ़ रहे थे ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी के बारे में। दो ब्रांच बताई थी मैंने आपको, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, क्या कहलाता है साहब, फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, अगली वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है साहब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है साहब, थैंक यू।